Welcome back to all of you in second lecture of Physical Pharmaceutics Unit Second, that is Rheology। मेरा नाम संदीप सिंह है। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सेकेंड लेक्चर रियोलॉजी यूनिट सेकेंड, जो कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फोर्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट है। आज हम इसमें देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, राइट। तो विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए ये बेसिकली 3 मेथड जो हैं अपने सिलेबस में दी हुई हैं, जिनको हमें कवर करना है। इनके अलावा भी और भी कई सारी मेथड्स हैं, बट बेसिकली जो 3 एग्जाम में पूछी गई, जो सिलेबस में कवर की गई हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहली है कैपिलरी विस्कोमीटर। कैपिलरी विस्कोमीटर कुछ ये दिखता है इस तरीके से। इसको होस्ट वॉल विस्कोमीटर भी कहते हैं, इसको यू ट्यूब विस्कोमीटर भी कहा जाता है, राइट। अब एपरेटस में ये ग्लास का बना हुआ होता है, इसमें 2 बल्ब होते हैं, एक ये और एक ये, राइट। इसमें से किसी को भी अपन ए और बी बल्ब करके इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इनमें 2 मार्किंग होती हैं, राइट। एक ये अबव द बल्ब, एक ये बिलो द बल्ब। यहाँ से मटेरियल को आप पोर करते हैं, यहाँ से फिल करते हैं, यहाँ पे रबर पाइप लगा के इसको सक करते हैं मटेरियल को, और इस अबव मार्क के ऊपर आप इसको लेके आते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसको स्टॉप वॉच के थ्रू फ्रॉम द स्टार्टिंग मार्क से लेके स्टॉप मार्क तक आपको टाइमिंग नोट करनी होती है, रीडिंग नोट करनी होती है, राइट। और इस यहाँ पे इस एरिया में ये कैपिलरी ट्यूब डली होती है। कैपिलरी एक जो पाइप होता है वो यहाँ से डला होता है, जो कि लिक्विड के फ्लो को मीज़र करता है, राइट। लिक्विड के फ्लो को एक कंसिस्टेंट रखता है। तो ये इसका एक छोटा सा एपरेटस है। एपरेटस में कुछ खास तौर पे कुछ भी है नहीं, ठीक है। ग्लास का बना हुआ होता है, एक कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे अंदर इसके इंसिस्ट होती है, 2 बल्ब होते हैं इसमें, एक ए और बी। मटेरियल को पोर यहाँ से करते हैं और इसके थ्रू हम विस्कोसिटी का मेजरमेंट करते हैं, राइट। तो ये कैपिलरी विस्कोमीटर है, और इसकी मेथड या प्रिंसिपल या वर्किंग जो है वो जो अभी मैंने बताई वही सब इसमें लिखा हुआ है। फ्लूइड से इसको फिल किया जाता है और इंश्योर करना होता है कि कोई एयर बबल्स उसके बीच में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। वर्टिकली इस तरीके से इसको ब्यूरेट स्टैंड में फिक्स करके लगा दिया जाता है। फिर रबर पाइप के थ्रू उसको जो फ्लूइड उसमें लिक्विड जो फिल है उसको सक करके मार्क के ऊपर तक लेके आते हैं। फिर स्टॉप वॉच के थ्रू उसकी रीडिंग नोट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स हमें रिपीटेडली करना होता है, ठीक है। अब यहाँ रहा ये डायरेक्ट इसका विस्कोसिटी को निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है वो क्या है, η1 अपॉन η2 इज इक्वल टू ρ1 T1 अपॉन ρ2 T2। अब यहाँ η1 जो है वो क्या है, ये विस्कोसिटी है वाटर की, जो कि गिवन होगी आपको, ठीक है। जो कि वाटर जो है रेफरेंस सॉल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। ρ1 जो है वो डेंसिटी होगी वाटर की, ये भी आपको गिवन होगी। ρ2 डेंसिटी होगी आपके सैंपल की, जो लिक्विड आपको दिया होगा, जिसका जो टेस्ट सैंपल कहलाएगा, राइट। इसकी आपको डेंसिटी निकालनी होगी और उसके बाद वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी, ठीक है। और η2 जो है वो विस्कोसिटी है किसकी, सैंपल की, टेस्ट सैंपल की, जो कि हमें निकालनी है। रीअरेंज करने पे η1 अपॉन η2 ρ1 T1 अपॉन ρ2 T2, इसको रीअरेंज करेंगे। η2 जो कि अपन को निकालना है, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ρ2 T2 अपॉन ρ1 T1 इंटू ये यहाँ पे आ जाएगा η1। रीअरेंज करने पे ये फाइनली इसका फॉर्मूला बनेगा। इन सभी में ये हमें निकालना है, बाकी सब कुछ हमें गिवन है। T1 जो है वो टाइम होगा इसके लिए, वाटर की रीडिंग होगी ये 3 टाइम्स, जो हम विस्कोमीटर में फिल करके उसकी नोट करेंगे फ्रॉम अपर मार्क टू लोअर मार्क, राइट। ये जो बल्ब से, जो विस्कोमीटर का जो ये बल्ब होगा, इसमें अपर मार्क से लोअर मार्क तक की जो स्टॉप वॉच के थ्रू हम टाइम नोट करते हैं, ये वो वाली रीडिंग है। और T2 ये सैंपल, टेस्ट सैंपल के लिए जो रीडिंग हमने नोट की वो होगा η1 विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ρ1 डेंसिटी ऑफ वाटर, ρ2 डेंसिटी ऑफ टेस्ट सैंपल। तो ये सारी वैल्यू अपन पुट करके यहाँ से विस्कोसिटी जो है वो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। इसमें क्या होता है, फॉलिंग स्फीयर में यहाँ आप देख सकते हैं एपरेटस में इसके क्या है, वर्टिकल ग्लास ट्यूब और कॉलम फिल्ड विद द फ्लूइड हुज विस्कोसिटी इज बीइंग मेजर्ड। इसका स्टॉप ये है इसका, यहाँ पे ये वर्टिकल ग्लास ट्यूब होगा जिसके अंदर ये एक बॉल लाइक का स्फीयर स्ट्रक्चर इसमें होता है, और ये जो है ऊपर से नीचे तक गिरता है, उसकी टाइमिंग अपन को इसमें नोट करनी होती है। A tube has constant cross-sectional area. A small spherical object, often referred to as a falling sphere or ball, is dropped into the fluid from the top of the tube. The sphere descent through the fluid is carefully timed.
ऊपर से यहाँ से बॉल इसको लिक्विड फिल करके इसके अंदर में बॉल डाली जाती है, फिर ऊपर से नीचे तक इसके फॉल डाउन होने की जो है टाइमिंग वो नोट कर ली जाती है केयरफुली, और उसके थ्रू यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। मेथड में देखें, पहले आप इस विस्कोमीटर को कैलिब्रेट कर लें यूजिंग फ्लूइड्स विद नॉन विस्कोसिटीज, यानी वाटर से ही कर लें आप रेफरेंस मान के। प्रिपेयर द सैंपल फ्लूइड एंड सेटअप द विस्कोमीटर एपरेटस, उसको सेटअप करें, वर्टिकली पोजीशंस में रखें, सेलेक्ट अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और एंड रिलीज इट इनटू द फ्लूइड्स, ऊपर से ये बॉल वाला स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इसमें रिलीज़ कर दें या फिल कर दें फ्लूइड्स के साथ में। मेजर द टाइम टेकन फॉर द स्फीयर टू फॉल अप प्री डिटरमाइंड डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक आने तक की डिस्टेंस को जितने टाइम में ट्रैवल किया है उस बॉल ने, उस टाइम को मेजर करें, नोट कर लें। कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी एंड यूज इट डिटरमाइन टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू टी, टी इज़ फॉर टाइम, एस बी माइनस एस एफ इंटू बी। यहाँ देख लें क्या कौन सी चीज़ क्या है, टाइम टेकन बाई बॉल फॉल डाउन इन सेकेंड्स, ये टी जो है वो टाइम है, ईटा विस्कोसिटी है जो निकालनी है, एस बी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉल, जो ये बॉल फिल की गई थी इसमें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस एफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड्स, जो लिक्विड उसमें फिल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, बी जो है वो पर्टिकुलर बॉल के लिए कांस्टेंट इस्तेमाल किया गया है। तो इन सभी की वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में रख के हम इस मेथड के थ्रू भी विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रोटेशनल विस्कोमीटर। रोटेशनल विस्कोमीटर में ये एक ऑब्जेक्ट होता है इस तरीके का, ये इसका इक्विपमेंटेशन है। Used to measure the viscosity fluid by rotating a spindle or rotor within the sample and measure the torque and resistance experienced by the rotating element। इसके ऊपर एक जो रोटेटर जो है वो इस तरीके का लिक्विड के ऊपर क्या करता है, रोटेट करता है बार बार, ठीक है, जिससे उसमें ऑब्जर्व होने वाले टॉर्क को जो है काउंट कर लिया जाए। टॉर्क मतलब रोटेशन कह सकते हैं अपन, ठीक है, रोटेशन के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है टॉर्क। A rotational viscometer apparatus consists of a spindle और rotor, ये देखें राइट, स्पिंडल और इसके नीचे में ये पैडल लगा हुआ है, ये रोटेटर है, ठीक है। अ सैंपल कंटेनर, अ मोटर फॉर रोटेशन, एक ये मोटर लगी हुई है जो रोटेशन कराएगी। सैंपल कंटेनर, एक ये जो बॉक्स है इसके अंदर सैंपल फिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अ टॉर्क सेंसर टू मीजर रेजिस्टेंस, एक सेंसर भी लगा होगा, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस को मीजर करेगा कि कितना रेजिस्टेंस वो लिक्विड जो है इंसिस्ट कर रहा है। अ कंट्रोल यूनिट फॉर स्पीड एंड डेटा डिस्प्ले, एक कंट्रोल यूनिट लगी होगी, डिस्प्ले लगी होगी जिसमें अपन टॉर्क को, नंबर ऑफ टॉर्क को काउंट कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है। एंड टेम्परेचर कंट्रोल फीचर फॉर एक्यूरेट विस्कोसिटी मीजर, एक टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एक कंट्रोल फंक्शनिंग भी होगी। तो इस तरीके से इसका एपरेटस पूरा कंसिस्ट होता है। अब मेथड के लिए इसमें कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखें। रोटेशनल विस्कोमीटर इन्वॉल्व इमर्सिंग अ स्पिंडल और रोटर इनटू द फ्लूइड सैंपल एंड रोटेटिंग इट एट कांस्टेंट स्पीड। कुछ नहीं, सैंपल में अपन लिक्विड को फिल कर दें और उसका रोटेटर जो है वो उसमें डिप कर दें और उसको स्टार्ट कर दें, राइट, और उसके बाद उसकी एक कांस्टेंट स्पीड फिक्स कर दें, राइट। और द रेजिस्टेंट एक्सपीरियंस बाय द रोटेटिंग एलिमेंट इज मेजर्ड बाय द टॉर्क सेंसर। जो ये रोटेटर है इसमें जो भी वो लिक्विड रेजिस्टेंट पावर अप्लाई करेगा ये अल्टीमेटली उस रेजिस्टेंस मेजरमेंट को जाके डिस्प्ले में शो कर देगा। टॉर्क सेंसर के थ्रू रिकॉर्डिंग होगी उसकी और उसको शो कर देगा। बेस्ड ऑन द मेजर टॉर्क द विस्कोमीटर कैलकुलेट द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ विस्कस ड्रैग। द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी allowing for the determination of the fluid viscosity based on the rotation speed and the instrument calibration। जो भी टॉर्क की स्पीड होगी, टॉर्क का रोटेशन होगा, उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर लेंगे। और टॉर्क जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो विस्कोसिटी के होगा, राइट, और उसकी एक कांस्टेंट स्पीड में जो भी रोटेशन रहेगा उसकी मेजरमेंट के वैल्यू को अपन इस फॉर्मूले में फिल करके विस्कोसिटी को निकाल सकते हैं। ईटा इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड जो कि हमें निकालनी है। टी इज़ फॉर टॉर्क, नंबर ऑफ टॉर्क डिस्प्ले यूनिट में मेजर होगा कि कितने टॉर्क पर मिनट या पर 60 सेकेंड में मेज़र कर रहा है वो। वी है आरपीएम, राउंड पर मिनट इस रोटेटर का, ठीक है। के जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रख के जो है बहुत आसानी से, बहुत ईजिली अपन इसको निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। ये तीन जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी की मेथड्स थी, राइट। अब अगली चीज़ जो है इसमें वो है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। डिफॉर्मेशन में हम क्या क्या देखेंगे, स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन, हैकेल इक्वेशन, इलास्टिक मॉड्यूल, ये 3-4-5 चीज़ें ये टॉपिक अपने आप में कवर करता है। तो डिफॉर्मेशन असल मायने में क्या है? डिफॉर्मेशन रिफर्स टू द अल्ट्रेशन और चेंज इन द शेप, साइज और स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल स्ट्रेसेस। या तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे या फिर उनके इंटरनल स्ट्रेस के कारण उस मटेरियल की शेप, साइज़ या स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ जाना, अल्टरेशन हो जाना, क्या कहलाता है? डिफॉर्मेशन। डायग्राम से आप देख सकते हैं किसी बंदे ने अपने हाथ से इस ब्लॉक को, इस ऑब्जेक्ट को प्रेशर अप्लाई किया, जिसकी शेप में इतना अल्टरेशन आया, चेंजेस आया, दैट इज़ डिफॉर्मेशन।
स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज अ फोर्स और लोड अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल दैट रिजल्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस और स्ट्रेन पोटेंशियली लीडिंग टू डिफॉर्मेशन। कोई भी ऐसा फोर्स अप्लाई करना जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन हो, चेंजेस हो, फेलियर और चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट्स बिहेवियर, उसके बिहेवियर में कोई ना कोई चेंजेस आ जाए। स्ट्रेस जो कि सिग्मा से डिनोट किया जाता है इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स पर यूनिट एरिया में अप्लाइड किया जा रहा है, उससे अपन स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? रिफर्स टू द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन और चेंजेस इन द शेप एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड स्ट्रेस। अब जितना स्ट्रेस जो अप्लाई किया गया उसके रिगार्डिंग में जितना उसमें चेंज आया उसकी मेजरमेंट को स्ट्रेन कहेंगे। ठीक, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन कैपिटल एल। ठीक है, जो उसका पहले डायमेंशन था वो और जो अप्लाइड स्ट्रेस के कारण बाद में जो उसका डायमेंशन चेंज हुआ है उसको डेल्टा एल से डिनोट करेंगे। इन दोनों की वैल्यू रख के इनको कैलकुलेट करके हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। दिस फार्मूला कैलकुलेट स्ट्रेन बाय डिवाइडिंग द चेंज इन डायमेंशन सच एज लेंथ ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। उसका जो पहले डायमेंशन था उससे हम उस वाली वैल्यू को रख के जो बाद में अप्लाइड स्ट्रेस के बाद में जो चेंजेस आया उसके डायमेंशन में उसकी वैल्यू को रख के हम डिवाइड करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। द टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? रिवर्सिबल और टेम्परेरी चेंज इन शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन रिमूवल ऑफ द फोर्सेस ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप विदाउट परमानेंट डैमेज इंडिकेटिंग इट्स इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिसिटी क्या कहलाती है? रबर बैंड को लो, आपस में उसको पकड़ के खींचो, ये स्ट्रेस अप्लाई किया हमने, राइट, और अप्लाइड स्ट्रेस को जब रिमूव करें यानी उसको छोड़ दें तो अपने वापस रीशेप कर लेता है, रीगेन कर लेता है, दैट इज इलास्टिक बिहेवियर। तो वही इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। रबर बैंड एग्जांपल में है कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग, बेंडिंग ऑफ मेटल वायर, स्क्वीजिंग अ स्ट्रेस बॉल, ट्विस्टिंग अ रबर ट्यूब, फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर, राइट। किसी भी पेपर के पीस को फोल्ड करें वो भी अपने इलास्टिसिटी बिहेवियर रखने के कारण वापस से रीशेप हो जाता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट या इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाना अप्लाइड फोर्स के कारण, दोबारा अपने शेप को रीगेन ना कर पाए, दैट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एग्जांपल बेंडिंग अ पेपर क्लिप until it remains bent even after releasing the force, hammering a metal sheet into a desired shape। किसी भी मेटेलिक एल्यूमिनियम की सीट को ले लें और उसको अपने अनुसार हैमर करके हम रीशेप कर सकते हैं, वापस वो अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। स्ट्रेचिंग अ पीस ऑफ डफ और क्ले एंड अल्टरिंग इट्स शेप परमानेंटली, फोल्डिंग अ पीस ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स रिटेनिंग द फोल्डेड पोजीशन, राइट। प्लास्टिक के किसी भी पीस को अपन फोल्ड करके किसी दूसरे शेप में दे दें, कन्वर्ट कर दें और वापस से वो अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। डिफॉर्मिंग अ प्लास्टिक बॉटल बाय स्क्वीजिंग इट कॉजिंग इट टू लूज इट्स ओरिजिनल फॉर्म, प्लास्टिक बॉटल को पकड़ के अपन हाथ से तोड़ मरोड़ देते हैं जिससे वो अपने वापस शेप को रीगेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। हैकेल इक्वेशन इस टॉपिक में अगली चीज़ है। मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द वॉल्यूम रिडक्शन अंडर द कंप्रेशन प्रेशर इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकली ये जब टैबलेट के कंप्रेशन होता है उस दौरान पे ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड है वॉल्यूम रिडक्शन को मेज़र करने के लिए। वॉल्यूम किसका? पाउडर्ड मटेरियल के वॉल्यूम को रिड्यूस कैसे हुआ, घट कैसे गया, वो वॉल्यूम रिडक्शन कैसे हुआ, उसको मेजरमेंट के लिए, एस्टिमेटेड वॉल्यूम के रिडक्शन का मेजरमेंट करने के लिए ये मोस्ट यूज़फुल मेथड है। ऐसा एजम्पशन है, राइट, कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। वेयर द पोर्स इन द पाउडर आर द रिएक्टेंट, पाउडर के अंदर जो पोर्स अवेलेबल होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं खाली, वो जो हैं रिएक्टेंट के तौर पे यहाँ पे काम करते हैं। एंड द डेंसिफिकेशन ऑफ द पाउडर बेड एज द प्रोडक्ट, और बाद में उसके कारण से जो उसकी डेंसिटी में फ़र्क होता है, चेंजेस मिलता है, वो एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे बताया गया कि जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टिविटी कर रहा है, जो मेन फंक्शन कर रहा है, वो है पोर्स पाउडर के अंदर के, और डेंसिफिकेशन जो है पाउडर की, वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं उन फोर्सेस की वजह से। तो एज अ प्रोडक्ट अपने को डेंसिफिकेशन में चेंज देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पे बताया। अब ये सारा कॉन्सेप्ट जो है हाइपोथेटिकली डेवलप किया गया हैकेल इक्वेशन का। इनका एजम्पशन था ऐसा कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 1/1 - d इज इक्वल टू kp + a, राइट। इसको अगर अपन लिखें तो अपनी लैंग्वेज में अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, in इंटीग्रेशन 1/1 - d इंटू kp + a। इस तरीके से हम इसमें वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। डी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पाउडर, जो भी पाउडर है इसका कंप्रेशन होकर टैबलेट बनना है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी। प्रेशर, कितना अप्लाइड प्रेशर है कंप्रेशन फोर्स में, उसकी वैल्यू। के जो है कंप्रेस्ड मटेरियल, उसके लिए कांस्टेंट है। ए भी जो है वो कांस्टेंट है। हैकेल प्लॉट कुछ तरीके से, कुछ इस तरीके से ये जो है प्लॉट ऑब्जर्व होगा।
ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये चूँकि फ़ोटोकॉपी है, इसमें उतना अगर क्लियर नहीं ऑब्जर्व होगा आप लोगों को, तो इसकी PDF कॉपी जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवाई जाएगी, उसमें आपको एकदम क्लियरली विजिबल होंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डेंसिटी वर्सेस अप्लाइड प्रेशर। इट कैन बी अफेक्टेड बाय द टाइम ऑफ कंप्रेशन, द डिग्री ऑफ लुब्रिकेशन एंड द साइज ऑफ द डाई। कंप्रेशन मशीन में जो डाई एंड पंचेस की कैविटी होती है और उसके बीच में जो लुब्रिकेशन होता है उसके वैल्यूज़ के लिए, उसके इफ़ेक्ट के लिए कि वो पाउडर पे क्या इफ़ेक्ट डालेंगे, उन सभी को देखते हुए ये उसकी डेंसिटी वर्सेस अप्लाइड प्रेशर के बीच में एक ये ग्राफ दिए हुए हैं, हैकेल्स प्लॉट दिए हुए हैं। फॉर ये है फॉर टाइप ए मटेरियल, फॉर टाइप बी मटेरियल, फॉर टाइप सी मटेरियल। टाइप ए मटेरियल सॉफ्ट एंड रेडली अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। एग्जाम्पल के तौर पे ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिखाता है, उसके लिए ग्राफ इस तरीके का है, ठीक है। ये टाइप बी सीन इन अ हार्डर मटेरियल्स, दैट इज़ लैक्टोज। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जो टफ मटेरियल होते हैं उनमें ऐसा बिहेवियर देखा जाता है। ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फॉर टाइप सी मटेरियल लिमिटेड स्लोप एट लोअर रीजन विच बिकम सुपर इम्पोज्ड एंड फ्लैटेंड आउट एज अप्लाइड प्रेशर, राइट। जब भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये एक सुपर इम्पोज की कंडीशन में इस तरीके से ये दिखाई देता है, ठीक है। तो ये टाइप सी के लिए है। ये ग्राफ जो है आपको इनके PDF में बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। नाउ द इलास्टिक मॉड्यूल, इसको यंग मॉड्यूल के नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में मैनी टाइम्स ये पूछा गया है और ये भी 5 मार्क्स में कई बार पूछी जाती है। क्या? हैकेल्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये इस तरह इलास्टिक मॉड्यूल को देखें हम। डिस्क्राइब हाउ अ मटेरियल रिस्पॉन्ड टू एन अप्लाइड फोर्सेस और स्ट्रेस। किसी भी मटेरियल पे फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इलास्टिक मॉड्यूल का। इट मेजर द मटेरियल्स एबिलिटी टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन और चेंज इन शेप। उसको रजिस्ट करने के लिए, उस फोर्स के अगेंस्ट में जो ये फोर्स अप्लाई करेगा मटेरियल स्वयं, राइट, उसकी एबिलिटी जो है रजिस्ट करने की, उसका मेजरमेंट है ये असल में इलास्टिक मॉड्यूल जो जिसके थ्रू हम करते हैं। द मॉड्यूल्स इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्ट्रेस फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स बाय द स्ट्रेन चेंज इन लेंथ और डिफॉर्मेशन रिलेटिव टू द ओरिजिनल लेंथ, उसके कारण जो उसमें चेंजेस आ रहा है उससे डिवाइड कर देना है अपने को। अ हायर इलास्टिक मॉड्यूल इंडिकेट अ स्टिफर मटेरियल दैट रिक्वायर मोर फोर्स टू इंड्यूस डिफॉर्मेशन। अगर उसकी वैल्यू, इलास्टिक मॉड्यूल की वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मटेरियल बहुत स्टिफ है और उसको डिफॉर्म होने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। वाइल अ लोअर मॉड्यूल सिग्निफाइज अ मोर फ्लेक्सिबल मटेरियल दैट डिफॉर्म ईजिली। जबकि लोअर मॉड्यूल्स की अगर वैल्यू आ रही है, बहुत कम आ रही है इलास्टिक मॉड्यूल की वैल्यू, तो ये उस मटेरियल की फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है और ये बताता है कि बहुत जल्दी डिफॉर्म हो जाएगा ईजिली। द इलास्टिक मॉड्यूल इज एन एसेंशियल प्रॉपर्टी फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन वेरियस इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ, ओके। तो ये एक बहुत इसेंशियल प्रॉपर्टी है, साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं इसके, वेरियस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन हैं, जो कि किसी भी मटेरियल के मैकेनिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलास्टिक मॉड्यूल, दैट इज कैपिटल E, ऑल्सो नोन एज यंग मॉड्यूल, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वेयर E इज द इलास्टिक मॉड्यूल, स्ट्रेस इज अप्लाइड फोर्स और स्ट्रेस ऑन द मटेरियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो, राइट। स्ट्रेन इज रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन और चेंज इन लेंथ रिलेटिव टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मटेरियल, राइट। पहले अगर किसी मटेरियल की लेंथ इतनी थी, इस पर हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसकी लेंथ में जो चेंजेस आया है, बाद वाली लेंथ को अपन क्या डेल्टा L से ले लेते हैं, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L से ले लेते हैं। तो ये जो है ये कहलाएगा क्या, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ये डिफॉर्मेशन है, इसी को स्ट्रेन वैल्यू कहेंगे हम। द इलास्टिक मॉड्यूल इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ प्रेशर सच एज पास्कल और गीगा पास्कल, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन पास्कल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे या गीगा पास्कल में, राइट। तो ये प्रेशर के समकक्ष यूनिट जो है पास्कल, उससे इसको टिपिकली अपन एक्सप्रेस करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द यूनिट गाइस। मिलते हैं हम जल्दी, 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे और उसके साथ ही फिर से मुलाकात होगी। लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूनिट 2 ज़्यादा बड़ी नहीं थी और ज़्यादा उसमें कुछ खास चीज़ें भी नहीं थी, इस वजह से ये जल्दी अपन ने ख़त्म कर ली है और बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।